इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक यंग वुमन मेलिसा को देखते हैं। वह अपने नए जॉब पर जा रही है, जहां उसे फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर एक लुकआउट टावर की जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन तभी मेलिसा का बॉयफ्रेंड जर उसे कई वरीड मैसेजेस भेजता है, तो मेलिसा उन्हें रिप्लाई करने लग जाती है, जिससे कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान रोड से हट जाता है। फिर जैसे ही वह रोड पर देखती है तो वहां एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है। घबराकर वह तुरंत व्हीकल रोकती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन वह आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन वापस लौटने पर वही आदमी अचानक उसके पीछे आ जाता है, जिससे मेलिसा डर जाती है। फिर मेलिसा उसे वहां खड़े होने के लिए डांटती है और कहती है कि अब तो हंटिंग सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन वह आदमी चुप रहता है और सिर्फ इतना कहता है कि सैम मुझे किसी भी अनजान से बात करने नहीं देता। मेलिसा उससे पूछती है कि सैम कौन है और तब हेल्प कर रहा था। उनके पास वेपन्स देखकर मेलिसा पूछती है कि क्या तुम हंटिंग कर रहे हो, लेकिन सैम कहता है कि हम तो सिर्फ स्काउटिंग कर रहे हैं और वेपन्स तो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, क्योंकि इस रीजन में कुछ नेगेटिव लोग हैं और हमने लॉ चेक किया है, फॉरेस्ट में आर्म्स कैरी करना फॉरबिडन नहीं है। आप कोई और ऑप्शंस ना होने के कारण मेलिसा उन्हें जाने देती है, लेकिन कहती है कि अगले वीक तक कुछ भी हार्म मत करना। फिर वह लुकआउट लोकेशन की ओर बढ़ती है और एक जगह पहुंचकर लॉक्ड गेट खोलने के लिए कार से बाहर आती है। फिर व्हीकल को अंदर ले जाने के बाद वह वापस गेट बंद करने आती है, लेकिन तभी उसकी कार का रेडियो अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। कहता है कि कैप्टन एजवुड को एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मेलिसा बताती है कि मैं यहाँ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन बिली कहता है कि ये जॉब ज्यादा डिमांडिंग नहीं है और तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। बिली आगे और बताता है कि मैंने इस एरिया में कुछ स्ट्रेंज चीजें देखी तो हैं। ये सुनकर मेलिसा थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर वह कार की कीज उठाता है और बताता है कि यहाँ सप्लाईज वीक में सिर्फ एक बार भेजी जाती हैं। फिर बिली जल्दी में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक्साइटेड होकर मेलिसा लुकआउट टावर पर चढ़ती है और वहाँ उसे कुछ बेसिक सप्लाईज मिलती हैं। फिर वह उन सप्लाईज को अंदर ले जाने का डिसाइड करती है और रेडियो से कांटेक्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन अभी रेडियो काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि जनरेटर ऑफ था। इसलिए वह जल्दी से उसे ऑन करने जाती है और टाइम देखती है तो पता चलता है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में लेट हो गई है। फाइनली अब वह रेडियो के जरिए कांटेक्ट कर पाती है तो उसका बॉस नाराज हो जाता है क्योंकि पहले ही दिन वह अपनी ड्यूटी में पीछे रह गई। तो अब मेलिसा उसे सिचुएशन समझाने की ट्राई करती है, लेकिन वह कहता है कि तुम्हें और एफिशिएंट होना होगा। इसके बाद मेलिसा अपनी बाइनोक्यूलर्स से रिपोर्ट लिखते टाइम अचानक घबरा जाती है क्योंकि एक बर्ड सीधे ग्लास से टकरा कर गिर जाता है। तो मेलिसा तुरंत इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करती है और उसका बॉस कहता है कि तुम उस बर्ड को जमीन में दफना देना ताकि दूसरे एनिमल्स भी वैसा ही फेट ना झेले। इसके बाद वह टावर से नीचे उतरती है और उस बर्ड को दफनाने से पहले उसकी एक फोटो ले लेती है। बाद में वह दिन की लास्ट रिपोर्ट भेजती है और थोड़ी देर वहाँ के खूबसूरत व्यू को एंजॉय करती है। फिर नाइट में जब वह अपना डिनर तैयार कर रही होती है तो तभी उसे रेडियो पर एक दूसरे रेंजर की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से रेडियो के पास जाकर उससे बात करने की ट्राई करती है। तो वो आदमी मेलिसा से कहता है कि इसका हमारे बॉस को पता ना चले और मेरा नाम रॉय है, और वह एक नई वॉइस सुनकर काफी खुश हो जाता है। आगे रॉय बताता है कि मैंने बिली से 1 महीने तक बात की थी। मेलिसा पूछती है कि क्या तुम्हें अब तक घर नहीं जाना चाहिए था, तो रॉय कहता है कि मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद जाऊंगा क्योंकि मैंने लगातार 3 शिफ्ट्स ले ली थी। आगे रॉय बताता है कि पहले हर कोई फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहता था, लेकिन अब वॉलंटियर्स मिलना मुश्किल हो गया है। तो मेलिसा भी उसे बताती है कि मैंने इस जॉब के लिए वॉलंटियर किया था। ये सुनकर रॉय काफी खुश हो जाता है। इसके बाद रॉय इस बातचीत को कल के लिए छोड़ देता है ताकि टॉपिक्स खत्म न हो, और फिर उसे गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देता है। अब मेलिसा अपने हेडफोन्स लगाती है और सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन तभी पास ही आसमान से कोई शाइनी चीज नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट डे मेलिसा अपनी रिपोर्ट पूरी करती है और वॉक पर जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में उसे बियर कैंस जमीन पर पड़ी मिलती है, तो वह उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। फिर आगे उसे एक ट्रैप दिख जाता है, तो वह एक स्टिक से ट्रैप को डिसआर्म करती है और आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा स्किन मिलता है जिसमें पास से आती आवाजों पर जाता है और आवाज का पता लगाते हुए वह एक टेंट के सामने एक डिस्कार्डेड स्पीकर पाती है। तो वह जल्दी से उस स्पीकर को बंद करती है और टेंट के अंदर झांक कर देखती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर जैसे ही वह वापस मुड़ती है तो उसके सामने एक वुमन खड़ी होती है जो उसे ही देख रही होती है। तो मेलिसा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वह वुमन कुछ उलझी हुई और नॉनसेंसिकल बातें करती है। उस वुमन की लेग्स पर बर्न मार्क्स देखकर मेलिसा उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ टावर ले जाऊंगी जहां हेल्प मिल सकती है, और टावर बस थोड़ा ही दूर है, लेकिन धीरे धीरे चलकर हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर मेलिसा उससे उसका नाम पूछती है तो वह बताती है कि मेरा नाम कॉनली है। फिर दोनों बर्न्ट एरिया दिखाई देता है। इसके बाद टावर पहुंचने पर मेलिसा जल्दी से कॉनली को सीढ़ियों पर बैठाती है, जबकि कॉनली अभी भी अजीब बातें कर रही होती है। तो मेलिसा उससे कहती है कि मैं ऊपर जाकर हेल्प बुलाऊंगी और तुम्हारी चोटों का ट्रीटमेंट लाने की ट्राई करूंगी। फिर टावर की सीढ़ियां चढ़ते टाइम मेलिसा गलती से अपना सोलर पैनल नीचे गिरा देती है, जो उसके लिए
एक इम्पोर्टेंट पावर सोर्स था। इसके बाद वह दूसरे रेंजर्स से कांटेक्ट करके इंजर्ड कैंपर की सिचुएशन बताती है और जल्दी से हेल्प भेजने की रिक्वेस्ट करती है। तभी दूसरी साइड से रिप्लाई मिलता है कि कैप्टन एजवुड पास में पेट्रोल कर रहे हैं और जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर मेलिसा फर्स्ट एड किट लेकर नीचे आती है, लेकिन अब उसे कॉनली वहां पर नहीं मिलती। फिर ध्यान से देखने पर मेलिसा को पता चलता है कि कॉनली तो थोड़ी आगे खड़ी है और फॉरेस्ट को घूर रही है। इसलिए मेलिसा उसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, पर कॉनली कोई आंसर नहीं देती, लेकिन वह काफी घबराई हुई होती है। दूसरी तरफ एजवुड अभी अपनी टीम के साथ पेट्रोल कर रहा होता है, तो तभी उसे रेस्क्यू रिक्वेस्ट मिलती है। तो ना चाहते हुए भी एजवुड उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और मेलिसा के टावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही फिर से स्कीटर वहां दिखाई देता है, जो आसपास छिपकर घूम रहा होता है। और कुछ आवर्स बाद एजवुड उनके पास पहुंच जाता है और मेलिसा तुरंत उसे कॉनली की बर्न्स और शॉक जैसी हालत के बारे में बताती है। तो उन रेंजर्स में से एक उस वुमन को कार तक ले जाता है, जबकि एजवुड मेलिसा के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ टावर में रहकर पॉसिबल फायर्स को मॉनिटर करना है, न कि फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करना। और वह उसे सोलर पैनल को नेक्स्ट रिपोर्ट से पहले ठीक करने के लिए भी कहता है। मेलिसा पूरी सिचुएशन से स्ट्रेस्ड हो जाती है, इसलिए वह उठते उठते ही सो जाती है। लेकिन जब वह उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि मैं तो रिपोर्ट भेजने में लेट हो गई हूँ। फिर भी वह रिपोर्ट भेज देती है। किस्मत से अभी कॉल उठाने वाला एक फेलो फॉरेस्ट रेंजर होता है, जो उसे रिअश्योर करता है। इसके बाद वह नीचे जाकर जनरेटर को रीस्टार्ट करती है और वापस आने पर उसे जमीन पर एक बैग गिरा हुआ मिलता है। तो क्यूरियस होकर वह उस बैग को उठाती है और जैसे ही खोलकर देखती है तो उसमें कई तरह के अलग अलग स्टोन्स रखे होते हैं। फिर नाइट को वह एक मैगजीन खोलकर उन स्टोन्स की डॉक्यूमेंटेशन देखती है और कॉनली की बातों को याद करती है। तभी उसकी कंसंट्रेशन रॉय के कॉल से टूट जाती है। रॉय कहता है कि मुझे पहले ही सब पता चल गया है और तुम एजवुड की बातों को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि वह वुमन आज जिंदा है तो सिर्फ मेलिसा तुम्हारी ही वजह से ही। और रॉय की ऐसी बातें सुनकर मेलिसा को अच्छा फील होता है। लेकिन तभी उसे दूर से एक स्टॉर्म आता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ स्कीटर भी फॉरेस्ट में घूम रहा होता है और उसे जमीन पर खोजते हुए उसे एक शाइनी स्टोन मिलता है, जो कि बिल्कुल मेलिसा के स्टोन्स जैसा ही होता है। अब मेलिसा रॉय को गुड बाय कहती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट्स चली जाती हैं, इसलिए वह सोचती है कि आज जल्दी ही सो जाए और हेडफोन्स लगाती है। लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि मेरा फोन तो अब डेड हो चुका है। और तभी अजीब तरह से रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। ये देखकर वह सस्पिशियस हो जाती है और माइक उठाकर पूछती है कि क्या रॉय तुम फ्रीक्वेंसी पर हो, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। फिर जैसे ही वह पीछे हटती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी अपने आप चेंज हो जाती है और एक अजीब सी वॉइस रेडियो से आने लगती है, जिससे मेलिसा काफी घबरा जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे वह अपनी ड्यूटीज को डिटर्मिनेशन के साथ पूरा करती है। अब वह एजवुड के ऑर्डर्स को न मानने का डिसाइड करती है और कैंप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपना बैकपैक तैयार करती है। फिर वह जल्दी से टावर से नीचे उतरती है और उस जगह की ओर चलना स्टार्ट करती है, अपने साथी की कॉल्स को इग्नोर करते हुए। और एक जगह पर पहुंचकर मेलिसा कुछ फोटोज लेने लगती है। तभी एक कैंपर आकर उसे रोकता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब मेलिसा मान जाती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। वह कहता है कि शायद ये किसी बेयर का काम हो सकता है और क्या मुझे चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मैं आधा माइल दूर कैंप कर रहा हूँ। फिर मेलिसा उसे भरोसा दिलाती है कि यह किसी बेयर का काम नहीं है और वह उससे पूछती है कि क्या तुमने पिछली नाइट स्टॉर्म में कुछ अजीब देखा था। तो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ स्टॉर्म देखा था और मैं अब अपने कैंप को सेटअप करने जा रहा हूँ। जाने से पहले मेलिसा उसे गुड डे विश करती है। तो वह अब रॉय के साथ कनेक्शन महसूस करके मेलिसा भी उसे अपने दिल की बात बताती है कि मैं भी कुछ मीनिंगफुल ढूंढने की तलाश में हूँ और मैं रिकवरी ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में वह हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पा रही थी और मैं मानती हूँ कि मैं बस अपनी प्रॉब्लम से दूर भाग रही हूँ। इस पर रॉय उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हें अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए और वो चीजें करो जो तुम्हें वास्तव में खुश करती हो। इसके बाद नेक्स्ट डे वो फिर से फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ती है और जिस मिस्टीरियस मैन को उसने पहले देखा था वह भी वुड्स की ओर जाता दिखाई देता है। आगे चलते टाइम मेलिसा को फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, तो वह घबराकर भागने का डिसाइड करती है। लेकिन इस दौरान वह एक ट्रैप में फंस जाती है। वह खुद को छुड़ाने की काफी ट्राई करती है, लेकिन ट्रैप खींचते टाइम उसे तेज दर्द होता है और वही आवाज दोबारा सुनकर वह और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह अननोन मैन भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन मेलिसा अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पाती। फिर वह खड़े होकर कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चल नहीं पाऊंगी। तो वह आदमी उसे टावर तक ले जाने की कहता है। ये सुनकर मेलिसा हैरान हो जाती
जाती है और कहती है कि मैंने तो कभी फिर से मिलेंगे। इसके बाद राइड के दौरान सैम कहता है कि मैंने मेलिसा तुमको पहले ही इस जगह के अजीब लोगों के बारे में वार्न किया था। तो वो पूछती है कि वो आदमी कौन था, तो सैम बताता है कि वो एक डेविल है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा साथी स्कीटर कहाँ है, तो सैम कहता है कि वे उसे ही लेने जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि स्कीटर तो इंजर्ड है और उससे ब्लड बह रहा है। तो सैम कहता है कि मैं उसकी हेल्प करता हूँ और तुम रहा होता है। तो वह सैम को अलर्ट करने के लिए हॉर्न बजाने लगती है। फिर जैसे ही कार स्टार्ट करने की ट्राई करती है तो कार अब काम नहीं कर रही होती है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह आदमी उसके पास ही खड़ा होता है। तभी वह कार का गेट भी उखाड़ देता है और जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है तो तभी सैम वहाँ पर आ जाता है और तुरंत उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। इस दौरान सैम कुछ वार करने में सफल होता है और एक तेज मूवमेंट में वह स्टोन को दूर फेंक देता है ताकि उस आदमी का ध्यान भटका सके। फिर वो मेलिसा के पीछे जाता है लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और रोप से उसका गला अचानक से बेहोश हो जाता है। तो मौका देखकर मेलिसा कैबिन में जाकर छिप जाती है और वो आदमी जल्दी ही सैम पर हावी हो जाता है और उसे डेंजरस तरीके से खत्म कर देता है। फिर वह सैम के पास मौजूद ऑब्जेक्ट उठाता है और अब वह मेलिसा की तरफ बढ़ता है। मेलिसा क्रॉल करते हुए बचने की ट्राई करती है लेकिन वह उसकी तलाश जारी रखता है और कहता है कि मुझे सिर्फ वही चाहिए जो तुमने लिया है और भागने की कोई जगह नहीं है और अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो शायद जिंदा बच जाओगी। फिर वह एक टेंट के पास जाता है, सोचता है कि मेलिसा इसके अंदर ही है लेकिन उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और मेलिसा दूसरी तरफ से निकलकर भाग जाती है। उसी टाइम स्कीटर भी आ जाता है और मेलिसा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस आदमी को रोक लूंगा। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और जैसे ही स्कीटर उसे शूट करता है वो आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वह स्कीटर के पास पहुंचकर उसे कई तेज अटैक्स कर डाउन कर देता है। अब वह फिर से मेलिसा की तरफ बढ़ता है तो मेलिसा बचने की ट्राई करती है लेकिन उस आदमी के पास सुपर ह्यूमन स्पीड होती है, इसलिए मेलिसा अब एक स्टिक उठाती है और पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास वह चीज है जो मेरी है। इससे मेलिसा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह आदमी मुस्कुराता है ये समझते हुए कि मेलिसा को अब भी नहीं पता कि उसके पास क्या है। तभी उसे उस आदमी की आर्म पर एक अजीब सा एमुलेट दिखाई देता है। तो वह आदमी बताता है कि ये तो पूरी ऑब्जेक्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर वह उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है, करने की ट्राई करता है लेकिन उसके सिर पर चोट लग जाती है और अब मेलिसा भागने लगती है तो वह वापस उसका पीछा करने लगता है। लेकिन कोइंसिडेंटली उस आदमी का खून उसी जैसा था जैसा मेलिसा ने पहले देखा था। वह जंगल में दौड़ती जाती है और वह आदमी कमजोर होता हुआ गिर जाता है लेकिन फिर भी किसी तरह उसका पीछा करता रहता है। फाइनली मेलिसा टावर तक पहुंचती है, जल्दी जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती है और वो अननोन स्टोन्स छिपाती है। फिर सेफ्टी के लिए एक एक्स उठा लेती है लेकिन तभी अचानक से एक मिस्टीरियस मैन वहां आ जाता है और डरी हुई मेलिसा पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त रॉय हूँ, लेकिन तुरंत ही वह आदमी आकर रॉय पर हमला करके उसे टावर से नीचे फेंक देता है। फिर टावर में घुसकर स्टोन्स ढूंढने लगता है जबकि मेलिसा ऊपर से रॉय को जमीन पर पड़ा देखती है। अब वह हिम्मत जुटाकर बाकी स्टोन्स उठाती है और टावर से नीचे फेंक देती है जिससे वह आदमी उनके पीछे भाग जाता है। फिर एक्स लेकर वह रॉय को चेक करने जाती है और देखती है कि वह अभी जिंदा है लेकिन बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। दूसरी तरफ वह आदमी अपना सामान ढूंढता है और एक स्टोन पाता है लेकिन यह सिर्फ नॉर्मल स्टोन होता है। गुस्से में वह मेलिसा की तरफ आता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर जैसे ही वह अटैक करने वाला होता है तो मेलिसा एक्स से उसके शोल्डर पर वार कर देती है जिससे वह दर्द में जमीन पर गिर जाता है और मेलिसा थक कर बैठ जाती है। इसी दौरान पता चलता है कि यह क्रीचर की तरफ भागती है और हेल्प के लिए कॉल करने की ट्राई करती है। अब वह क्रीचर उसकी तरफ क्रॉल करता है लेकिन रॉय की बॉडी इंजरीज के कारण वह उसे छोड़ देता है और रॉय के वापस नॉर्मल आते ही मेलिसा को थोड़ी राहत मिलती है और वह कहती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने हेल्प के लिए कॉल कर दी है। इसके बाद वह टावर लौटती है और हेल्प मंगवाने के लिए एजवुड का अटेंशन खींचने के लिए जनरेटर स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे एजवुड वहां पहुंचता है बिली के साथ और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन मेलिसा को बहुत परेशान देखकर वह कुछ और नहीं पूछता और उसे कार में ले जाता है। बिली पीछे रह जाता है। एजवुड मेलिसा को कार में बैठाकर कहता है कि मैं टावर से सामान लेकर आता हूँ। फिर एजवुड बिली को मेलिसा की पोस्ट पर ही रुकने के लिए कहता है और बताता है कि अभी 2 नए रेंजर्स ढूंढना मुश्किल होगा। तो बिली इसके लिए मान जाता है और एजवुड मेलिसा को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिली सप्लाई बकेट में खुदाई करता है और स्टोन ढूंढ लेता है और लास्ट में पता चलता है कि अब वह एंटिटी उसी के अंदर एंटर कर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और ऐसी ही और मूवीज एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।